Arrange following in decreasing order of their size. Your options are O2 plus, O1 plus, O1 minus, O2 माइनस. ट्राई कीजिए. अब आइए, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 डोनेट कर दिए, 6, 8, 7, 9, 10. टोटल इलेक्ट्रॉन. और ये नंबर ऑफ शेल्स 2, 2, 2, 2. शेल्स सेम. इवन दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग. अब न्यूक्लियस पे प्रोटॉन कितने? सब में 8 होंगे. अब आप सोचो 8 प्रोटॉन, शेल समान, इसको 10 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, इसको 9 खींचने हैं, इसको 7 खींचने हैं, इसको 6 खींचने अपनी तरफ, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन का मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काम करेगा. आई मीन अगर एक इसको मैं O2 माइनस को ऐसे बनाऊं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 10 है ना टोटल, और बाकी के 8 क्या है. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इसमें क्या होगा? मैक्सिमम होगा. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागेंगे उतना ही बड़ा साइज हो जाएगा. साइज मैक्सिमम. जबकि यहां पे देखिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसीलिए इसका साइज क्या होगा? स्मॉलेस्ट. यानी कि O2 माइनस सबसे बड़ा, फिर O1 माइनस, फिर O1 प्लस और O2 प्लस. यानी कि नेगेटिव आयन का साइज पॉजिटिव आयन के साइज से बड़ा होता है हमेशा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं सोडियम और सोडियम प्लस. सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11. इसमें कितने हो गए? 10. अगर इसमें देखोगे 2, 8, 1, 3 शेल मिलेंगे. इसमें 2 और 8, इसमें 3 शेल, इसमें 2 शेल. तो सोडियम का साइज सोडियम प्लस से बड़ा हो जाएगा. सोडियम का साइज सोडियम प्लस से बड़ा है. क्यों? क्योंकि इसमें कितने शेल हैं? 3 शेल है. इसमें कितने शेल है? यहां पर शेल सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो सारी जिम्मेदारी है इलेक्ट्रॉन की. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेगा तो ज्यादा बड़ा साइज, इलेक्ट्रॉन कम रिपेल करेगा तो छोटा साइज. देखिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उतना ही बड़ा साइज. सबसे पहली प्रायोरिटी साइज देखने के लिए नंबर ऑफ शेल को दी जाती है. अरेंज द फॉलोइंग फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज. दिमाग से करना इस क्वेश्चन को. फिर ऑप्शंस आर Br माइनस, सीजियम प्लस, सल्फर 2 माइनस, पोटेशियम प्लस, क्लोराइड, नाइट्राइड. देखिए पहले ये पता करते हैं कि इनमें शेल किसमें किसमें कितने हैं. ब्रोमीन मुझे पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितने शेल होते हैं? 2 है ना. 9 होता है ना. 2 और 8, 2 और 7. अगर मैं फ्लोरीन -1 करता तो वो आगे आ जाता. तो 2 और 8 यानी कि 2 शेल होते. ये इसके नीचे, इसमें 3 शेल होंगे.
ये फोर्थ पीरियड का है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 4. 4. इवन दो इसमें अगर माइनस लग जाता तो भी यही आता, क्योंकि फ्लोरीन भी वही आ रहा है। बहुत ध्यान से समझना। अब मैं बात करता हूँ सीजियम। सीजियम में यहां आता है सीजियम। इसमें फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। इसमें कितने शेल होने चाहिए? 6। लेकिन इसे सीजियम प्लस दिया है। एक बार देखते हैं। सोडियम, सोडियम का 11, 2, 8, 1 कितने शेल हैं? लेकिन सोडियम प्लस कर दूं तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, कितने शेल हो गए? 3 से 1 कम। सीजियम में 6 दिखा रहा है, लेकिन सीजियम प्लस कर दूंगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में यहां से निकल करके यहां आ जाएगा। कितने हैं? 5। इसमें 5 शेल है। इसको दिक्कत है इसमें तभी बोलो। ये चीजें यहाँ सोडियम अगर सीजियम देता तो मैं कह देता 6, बट सीजियम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सोडियम के हिसाब से देखो ना, इसलिए तो ग्रुप में बांटा है। आप किसी भी एक की स्टडी करो, सबकी स्टडी हो जाएगी। सोडियम में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सीजियम के भी लास्ट में कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन। जब प्लस हो जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो सोडियम में कितने शेल बचेंगे? 2। इसमें भी प्लस हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो 6 की जगह कितने हो जाएंगे? 5। सल्फर, सल्फर आता है ऑक्सीजन, सल्फर। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 and 6, सेकेंड शेल। ये आपका थर्ड शेल। तो सल्फर में कितने शेल है? 3। लेकिन अगर मैं इसमें -2 कर दूं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद नियोन ही तो बनेगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी तो नियोन ही बना था, रहेगा तो अपने पीरियड में ही, रहेगा तो अपने पीरियड में ही। सिंपली सल्फर भी थर्ड शेल है, एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्लोरीन बन जाएगा, एक और आएगा तो आर्गन बन जाएगा। तो बट इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, शेल कितने बचेंगे? 3। अब पोटेशियम पर आइए, ये देखिए। तो पोटेशियम के बाद 4 शेल है, एक प्लस पीछे लग गया, कितने आ गए? क्लोरीन, क्लोरीन के पास भी एक और आ गया तो आर्गन बनेगा, रहेगा इसी शेल में। नाइट्रोजन इसी शेल में आता है। तो सबसे बड़ा साइज होगा सीजियम का, उसके बाद में ब्रोमीन का। अब इनके बारे में सोचना है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ शेल सेम है। हाँ, नाइट्रोजन, सॉरी, नाइट्रोजन सेकंड शेल में है ना। हाँ, अब इन तीनों का सोचना है। सल्फर में इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 16 सल्फर होता है, 17, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है। तो इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 16। इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं? इसके पास प्रोटॉन कितने? 17। तो सबसे कम प्रोटॉन इसके पास है। इसका प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज छोटा, प्रोटॉन और बढ़ेगा तो साइज और छोटा। इन तीनों का साइज ये होगा। इधर से इधर जाने पर जेड बढ़ता है तो साइज कम होता जाएगा। अब इन सबको अरेंज करो। सबसे बड़ा सीजियम, उससे कम ब्रोमाइन, इन तीनों का अरेंजमेंट हो गया। और फिर बाद में नाइट्राइट। ये रहा आपका साइज। अगर इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देख लेता हूं, जैसे मैंने ऑक्सीजन वाले में देखा। लिखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी
ये इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन हीट, आयनाइजेशन एनर्जी। केमिस्ट्री में एनर्जी को एंथैल्पी का नाम दे दिया जाता है, इसलिए घबराना मत। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? लिखी हुई आपको मिल जाएगा, बट आप समझ लीजिए होता क्या है। आपको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर शेल होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज कीजिए एक एटम है और ये उसका आउटर मोस्ट शेल है। इस शेल से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आपने इसको पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में वर्क फंक्शन के नाम से। तो कहते हैं एनर्जी, पहले इसको बना लीजिए फिर लिखेंगे। सर यही बोलने वाला था, वही वर्क फंक्शन। हाँ, ये वही चीज है, अलग नाम से पढ़ा रहे बस। फिजिक्स में आयनाइजेशन एनर्जी को वर्क फंक्शन ही कहते हैं। लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड to remove one electron from the outermost shell of 1 mole isolated gaseous atom। अंडरलाइन करना, 1 mole isolated gaseous atom is called as ionization energy या ionization enthalpy। अब ये 1 मोल गैसियस एटम का क्या मतलब है? पहला तो ये 1 मोल के लिए होगा और जिस एटम से आप निकालो वो आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब दूसरा एटम इसके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा एटम इसके पास है तो इसका भी न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर सकता है। तो इसको निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उस पर फर्क आ जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं आइसोलेटेड होना चाहिए एटम। और चूंकि इसकी जो यूनिट है 1 मोल के लिए दिया जाता है, इसलिए मैंने बोला 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम। मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए हमने मैग्नीशियम का एटम लिया। कैसा एटम? जो गैसियस होना चाहिए। इसमें हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी और इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके भाग गया, तो ये बन गया मैग्नीशियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैग्नीशियम प्लस जो होगा उसमें एक और आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाएगी और ये बन जाएगा मैग्नीशियम प्लस 2 और इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिख लीजिए इसको। और ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीशियम प्लस 2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ जाए, तो एक और आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे। अब आप मुझे बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2 और 3 सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कब देनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में प्रोटॉन्स के लास्ट। हाँ, क्योंकि यहां से देखोगे तो इसका साइज छोटा होता जा रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इसकी पकड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसमें पकड़ कम है, इसमें और कम है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस 2 के पास इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं है। देखो ये तो नॉर्मल आदमी है, इससे इलेक्ट्रॉन ले जाओ ये कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये गुस्से में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा मेरे घर तो वैसे कंगाली है, तो कैटायन के पास तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इसका आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा रहेगा, तो इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी दी जाती है। फिर और ज्यादा दोगे तो तीसरी वाली निकलेगी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, द वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। और ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, टेंशन मत लेना, समझने पे ध्यान लगाइए। सर 2,
8 2 2 8 1 2 8, ये मैग्नीशियम प्लस 2। इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर यहां से। अब बोल और थर्ड शेल में बराबर की लगनी चाहिए दोनों। भाई साहब बिल्कुल सही है, बट यहां पर क्या है कि यहां पर आपके पास 12 प्रोटॉन है, यहां 12 प्रोटॉन है, यहां 12 प्रोटॉन। पहले 12 प्रोटॉन में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और था, तो वो इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। अब वो रिपल्शन तो खत्म हो गया ना, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, हाँ, अच्छा। और यहां पर तो ये और ज्यादा पास आ गया, तो इसमें तो दुनिया बदलती होगी इसकी। ओके, अगला देखिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन, उसके फैक्टर। 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है ये, तो ध्यान रखना इसको। सबसे पहला फैक्टर देखिए, साइज ऑफ एटम। अब ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। सोचो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, साफ साफ दिख रहा है जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी। जबकि यहां पर थोड़ा दूर हो गया तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब इसमें कोई कहने की बात नहीं है, जितना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसमें क्या लिखवाना। अगला फैक्टर लिखिए, शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सोचो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना, यानी कि न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें मैंने पहला बताया था साइज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉन साइज होगा, तो ये छोटा है तो ये तो न्यूक्लियस को पकड़ के रखेगा साला, आप ऐसे कैसे निकाल लोगे। तो जितना छोटा साइज है उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। अगला है स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा न्यूक्लियर पुल उतना ही कम हो जाएगा, और जितना न्यूक्लियस कम खींचेगा उतना ही कम एनर्जी में आप इसको निकाल पाओगे। तो कह सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा किसी एटम के पी सबशेल से जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p6 है, एक है p5 वाला। p6 मतलब, अब आप मान लीजिए जैसे 1s2 2s2 2p6 है ना, 6 4 10, 10वां होता है नियोन है, जस्ट सपोज 1s2 2s2 2p6। एक है आपके पास में फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p6 2p5। अब नियोन में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से निकालोगे सबसे आउटरमोस्ट शेल, और इसमें निकालोगे तो यहां से निकालोगे। p6 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, ये आपका लेस स्टेबल रहेगा। अब कोई स्टेबल चीज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी, वो तो स्टेबल है।
उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जबकि जो कम स्टेबल है उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको कम देनी पड़ेगी। अब एक बार मैं कह दूं, जैसे कि P5 P3 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन 7 8 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब P3 मोर स्टेबल होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये आपका पार्शियली फील्ड है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। तो जो ज्यादा स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी और इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको कम देनी पड़ेगी। यानी कि इट इज easier to remove the electron from an orbital which is partially filled, but it is hard to remove an electron for the half filled and fully filled orbital। लिख लीजिए, सेम ऐसे टी में भी होएगा ना। सब जगह लगेगा, बट आपको पी के ही पूछेगा, डी का पूछेगा नहीं। और लिखिए, हाँ अगला यहाँ पे लिख लिया ना कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, है ना, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। एक और लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, एक है आपके पास M+3 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक M+2 से निकालना है, एक M+1 से निकालना है। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? M+1 से। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही बहुत कम हो गए, तो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया। भाई ये तो और ज्यादा गरीब है, गरीब से पैसे ले लोगे इतनी आसानी से। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना, इसके पास तो भाई M से पैसा निकालना बड़ा आसान है, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। इससे निकालोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इससे निकालोगे तो इन सब में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसके पास क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है। कम इलेक्ट्रॉन का मतलब न्यूक्लियर पुल ज्यादा लगेगा इस पे, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। इसके पास कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस पे न्यूक्लियर पुल कम लगेगा। इसीलिए क्या बोल दिया मैंने, मोर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियर पुल कम होगा। अच्छा, इससे ज्यादा है, हाँ। और इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे लगेगी, लेस होगी। सिंपल सी बात है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में बढ़ती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, इसका मतलब है न्यूक्लियर पुल बढ़ता जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर और ज्यादा 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 देनी पड़ जाएगी। एक और लिखिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, हाँ ये तो था, अरे तुम पढ़ा रहे हैं। कर दूंगा मैं वीडियो में एडजस्ट अपने हिसाब से। देखिए, एक और चीज ये देखी जाती है कि जैसे आप बात करो फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल में चारों सब शेल होते हैं, एस भी होगा, एस सब शेल, पी, डी और एफ। ठीक है, ये एस, पी, डी, एफ, इन चारों से मिलकर के आपका फोर्थ सबशेल बना हुआ है। सब में इलेक्ट्रॉन, एस में 2 है, पी में कुछ है, ऐसे करके कुछ है। अगर आपके पास एस से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ गया, या पी से निकालना पड़ जाए, या डी से या एफ से, उसकी बस सेम सबशेल में एस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा घुसता है, पेनिट्रेट करता हुआ जाता है एज कंपेयर टू पी सबशेल। पी वाला उतना पेनिट्रेट नहीं करता, डी वाला
उससे भी कम और एफ वाला सबसे कम। तो बेसिकली these subshell S, P, D, F has some tendency to move towards the न्यूक्लियस। वो उधर की तरफ पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी होती है, इसी को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस के और ज्यादा करीब आ गया। एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्योंकि दूर हो गया। तो यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली is directly proportional to the penetration effect। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है? एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। इसलिए एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि और ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ चला जाता है। लिख लीजिए, लिखिए ट्रेंड्स, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इतने सारे फैक्टर मिल करके आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिसाइड करते हैं। जो फैक्टर डोमिनेट कर गया उसके हिसाब से आएगा। फिर ट्रेंड्स पढ़ना जरूरी है, किस तरह का ट्रेंड देखा जाता है। ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहला, अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड। अब देखिए, अलोंग ए पीरियड एंड ग्रुप दोनों लिख लेना। बताइए, एक पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज होता जाता है, और एक ग्रुप में जाओगे तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है। साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा करीब आ जाएगा, इसलिए उसको निकालने के लिए एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। साइज कम होने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि साइज कम होता जाता है। लेकिन टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर होता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे तो साइज बढ़ता है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, लिख लीजिए, अलोंग द पीरियड साइज का हमेशा उल्टा ही चलता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, याद रखना इसको। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन सेकंड पीरियड। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड नंबर 2। आइए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। मुझे एक रूल तो पता है कि इधर से इधर जाने पर साइज कम होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली बढ़नी चाहिए, बीच में कोई उठ पटांग चीज ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसका इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से पढ़ना, ये पूछा जाता है। 1s2, 2s1, 2s, 2s2, 2p, 2s2, 2p, 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 6। लिखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको यहां से निकालना पड़ेगा और इसमें यहां से निकालना पड़ेगा। ये फुल्ली फिल्ड है, मोर स्टेबल है। पहली चीज, ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। प्लस इधर से इधर जाने पर तो ज्यादा स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। साइज के हिसाब से क्या होगा, इधर से इधर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो यानी कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए।
कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यहाँ पे भी सेकंड शेल है, सेकंड शेल है, सब में दो ही सेल है ना? टोटल कितने शेल है? दो शेल। अब यहाँ पे 2s2 2p1, कोई हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का चक्कर नहीं है, इधर से इधर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी बढ़ रहा है। 2p1 2p2 कोई दोनों ही पार्शियली फिल्ड है, सिंपली जो चल रहा है वो चलने दीजिए। यहां देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन 2p2 से निकालना पड़ेगा, यहां 2p3 दैट इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए ट्रेंड कह रहा है कि ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी। ट्रेंड तो यही कह रहा है, बट एक रूल ये भी है कि हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो उसके हिसाब से यहां पर एक एक्सेप्शन आ गया कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यहां आ जाओ, यहां हो जाएगा, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पे ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये p3 हाफ फील्ड और ये पार्शियली फील्ड। यहां पे वही सेम ट्रेंड, फ्लोरीन और नियोन बड़ी थी। बढ़ेगी। एक चीज और यहां देखिए, 2s2 2p1, मेरे हिसाब से यहां पे भी आप लगा सकते हो, ये हाफ फील्ड है और ये पार्शियली पार्शियली फील्ड है, तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो यहां पर भी एक एक्सेप्शन आ जाएगा। तो दो जगह एक्सेप्शन आएंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। अदरवाइज नॉर्मल ट्रेंड क्या है? बढ़ने का, बट इसकी वजह से अलग आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट आपका थर्ड पीरियड में भी मिलेगा, लिथियम से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहां पे भी सेम, क्योंकि ये 2s2 से 3s2 हो जाएगा, 2s2 2p1 से 3s2 3p1 से हो जाएगा, ये 3s2 3p2 हो जाएगा, 3p3 3p4 3p5 3p6। तो जो वजह यहां दी गई है वही वजह यहां लगेगी और वही वजह यहां लग जाएगी, तो इसका भी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड वैसा ही होगा जैसा आपने अभी पढ़ा। लिख लीजिए इसको। तो यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं, इधर देखिए, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन एस से निकालना है, सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन पी से निकालना है, तो मेरे हिसाब से एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, यस और नो? इस पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब रहेगा। पूछ लेता है क्या वजह है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा होती है, फिर आपको लिखना पड़ेगा ये सब। क्या वजह है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है? ये एक एक दो दो नंबर के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। जो वजह यहां देंगे वही वजह यहां देंगे। डन। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अरेंज करना है, तो देखिए, लिथियम से ज्यादा कौन है? बेरिलियम। और बेरिलियम से कम कौन है? तो बोरोन पहले रखूंगा, बेरिलियम बाद में, ठीक है? बोरोन से ज्यादा कौन? कार्बन से ज्यादा कौन? बट नाइट्रोजन से कम कौन? तो पहले ऑक्सीजन, बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में खत्म हो गया। सिमिलरली थर्ड पीरियड के लिए हो जाएगा। आप ही कह रहे हो कि ये हाफ फील्ड है जो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए फ्लोरीन से भी, वो इम्पैक्ट उतना काम नहीं करता जितना साइज यहाँ पे कम हो जाता है, तो साइज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाए, साइज के हिसाब से करोगे फिर ये सिर्फ आस पड़ोस में दिक्कत होती है, ठीक है? तो पीरियड में ये ट्रेंड है, ये दो जगह एक्सेप्शन है, इनका ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़िए।